हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 4 जिसका नाम अम्ल, क्षारक और लवण है, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न जो आपके बुक में अभ्यास में दिया हुआ है वह है अम्ल और क्षारक के बीच में अंतर बताना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा हुआ है अम्ल और इस तरफ क्षारक। तो आप भी इसी तरह से लाइन खींच के और दो पार्टीशन में इस अंतर को करेंगे। ठीक है, तो अम्ल जो है, जैसे हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये ही इसका सबसे पहला जो अंतर है कि अम्ल जो हैं वह खट्टे होते हैं स्वाद में, और क्षारक जो हैं वह स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का एक एक अंतर आपका हो गया। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि लिटमस पत्र जो होते हैं उससे हम परीक्षण करते हैं अम्ल व क्षारक का। तो लिटमस पत्र जो हैं वो दो तरह के हमने देखे थे कि एक लिटमस पत्र नीला था और दूसरा था लाल। जो अम्ल है बच्चों, उसके लिए हम नीले वाले लिटमस पत्र का प्रयोग करेंगे। अम्ल नीले लिटमस पत्र को बदल देते हैं किस में? लाल रंग में। मतलब नीला जो रंग है वह चेंज होके लाल रंग यानी रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा हमारे क्षारक जो होते हैं वह लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा इसमें अंतर हो गया कि लिटमस पत्र अगर हम यूज़ कर रहे हैं नीला वाला, तो अम्ल जो होंगे वो उस नीले को लाल में बदल देंगे, और अगर हम लाल लिटमस पत्र ले रहे हैं तो उसको हम क्षारक में डालेंगे जब, तो वह क्षारक जो है लाल को नीले में बदल देगा। अगर हम इसका उल्टा करते हैं बच्चों कि जैसे नीले वाला जो है उसको हम अम्ल की बजाय मान लो क्षारक में डाल दें, तो वो कोई असर नहीं दिखाएगा, मतलब उसका कोई रंग बदलेगा नहीं। ऐसे ही अगर लाल वाला जो है उसको अगर हम अम्ल में डाल देते हैं तो वहाँ पर भी कोई रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये दोनों पर्टिकुलर हैं, मतलब हर एक नीला वाला अम्ल के लिए और लाल वाला है आपका क्षारक के लिए। तो आपने ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है बच्चों कि अम्ल जो है वह नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देंगे, यानी नीला रंग जो है वह लाल रंग में बदल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्षारक जो हैं वह लाल लिटमस पत्र को कौन से रंग में बदल देंगे? नीले रंग में। लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देंगे। तो ये आपने दोनों नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, इनके उल्टा अगर होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों का रंग जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें अगला अंतर देखते हैं। अम्ल छूने में चिकने होते हैं, ऐसा चिकने नहीं होते हैं साबुन की तरह। यहाँ पर इस नहीं पे ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल साफ लिखा है नहीं होते हैं। अम्ल जो है, जैसे आपने खुद नींबू देखा होगा, नींबू का रस जो होता है वह कोई चिकना नहीं लगता है जब हम उसे छूते हैं। पर अगर आप साबुन को छूते हैं, साबुन को अगर आप छू रहे हैं तो वह स्पर्श करने पर चिकना होता है। तो जो चिकना स्पर्श दे रहे हैं हमें, तो इसका मतलब वहाँ क्षारक है। तो वहाँ क्या है बच्चों? क्षारक है। और अम्ल में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, तो इसलिए अम्ल छूने में चिकने नहीं लगते हैं। ठीक, तो ये हमारे इसके अंतर हो गए। इसके अलावा आप लोग इसमें बच्चों हल्दी वाला जो हम लोगों ने टेस्ट करा था वो भी कर सकते हैं, हल्दी पत्र की मदद से जो टेस्ट किया था कि हल्दी पत्र जो है वह क्षारक का रंग, हल्दी पत्र क्षारक का रंग किस में बदल देंगे? लाल रंग में। ठीक है, मतलब हल्दी का जो एक पट्टी हमने बनाई थी, आप लोगों ने खुद बनाई थी बच्चों, उस पट्टी के ऊपर अगर आप थोड़ा सा क्षारक की बूंदें डालते हैं तो वह पीले रंग से लाल रंग में बदल जाती है। ठीक है, और अगर हल्दी पत्र को हम अम्ल में डुबोते हैं तो अम्ल में कोई रंग नहीं रहेगा, वह पीला का पीला ही रहता है। ठीक, तो आप ये हल्दी पत्र वाला भी इसमें अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपकी बुक में वह है अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बच्चों ताकि आपको और अच्छे से साफ दिखाई दे दे। अब ठीक है, तो ये देखिए कि अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखिए लिटमस जो है कौन सा बदल रहा है? लाल वाला।
लाल वाला किस में बदल रहा है, नीले में बदल रहा है, ठीक है। तो जब नीले में बदल जा रहा है तो सीधी सी बात है कि वो कौन सा कर रहा होगा, वह होगा आपका क्षारक, है ना। कोई क्षारक ही लाल लिटमस को नीले में बदल सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसकी प्रकृति बताइए। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारकीय। सही है ना, बिल्कुल। आप खुद ही समझ गए होंगे। अभी हमने जो अंतर करा था, अगर उस पर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो आप इस आंसर को अपने आप बिल्कुल फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लाल लिटमस को नीला बदल दिया गया है, तो इसका मतलब क्षारकीय प्रकृति है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका दे रहा है वह है, उस स्रोत का नाम बताएं जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। ये जब हम लोगों ने पार्ट समझा था उस वक्त हमने बताया था आपको, लिटमस किससे बनाते हैं हम लोग, लाइकेन से, ठीक है। तो वह स्रोत क्या है जिससे लिटमस पत्र को बनाया जाता है, लाइकेन है, ठीक है। अब लाइकेन का सुखाकर पाउडर बनाकर उसे पानी में मिलाकर एक विलयन तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। वह जो विलयन तैयार किया जाता है वह उसका पूछ रहे हैं अब आगे क्वेश्चन में क्या उपयोग है, ठीक है। मतलब जो हमने लिटमस का विलयन तैयार किया है उसका उपयोग। तो क्वेश्चन पहले वाला जो लिखा है उसको आंसर देख लेते हैं। लिटमस विलयन को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। यह विलयन प्राकृतिक सूचक है, बिल्कुल, क्योंकि लाइकेन जो है वो प्रकृति में हमें मिलते हैं, तो इसलिए यह प्राकृतिक सूचक है। इसका उपयोग पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है अथवा क्षारकीय का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। लिटमस अभी हमने देखा, लिटमस जो है वो दो हैं, है ना। तो उन दोनों का उपयोग अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति का पता करने के लिए पदार्थों की किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आसुत जल, कौन सा जल है बच्चों, आसुत जल, अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन, इन तीनों में से कोई एक है बच्चों। देखिए अम्लीय अलग है, फिर स्लैश लगा रखी है, फिर क्षारकीय, फिर स्लैश है, फिर उदासीन। इन तीनों में से एक प्रकृति है उसकी, किसकी, आसुत जल की। तो पूछे हैं कि इन तीनों में से उसकी प्रकृति कौन सी होगी और इसकी पुष्टि आप कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें आपने सबसे पहले तो आसुत जल हम आपको बता दें कि यह उदासीन होता है, ठीक है। आसुत जल जो है उदासीन होता है, ये इसकी प्रकृति होती है। अब ये हमें कैसे पता चला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि इसकी पुष्टि आप कैसे करेंगे कि जो आसुत जल है वह उदासीन है। तो देखिए उसके लिए हम लिटमस पत्र का ही यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। लिटमस पत्र लेंगे, ठीक है। लिटमस पत्र आपने दोनों लेने हैं, दोनों के दोनों लिटमस पत्र, मतलब लाल भी और नीला भी, ठीक है। दोनों लिटमस पत्र को आपने आसुत जल में डालना है, ठीक। यहाँ जब लाल को डालेंगे तो क्या आएगा, उसका रंग कोई बदलेगा नहीं, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही जब होगा जब आप उसको नीले लिटमस में डालेंगे, यानी कि चाहे आप लाल लिटमस ले लें चाहे आप नीला लिटमस ले लें, दोनों में एक एक बार आसुत जल में दोनों लिटमस पत्रों को आप एक एक बार डुबोएंगे और देखेंगे कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ना ही तो लाल वाले ने रंग बदला ना ही नीले वाले ने रंग बदला, दोनों कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहे, तो ऐसा पदार्थ क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है इसका टेस्ट कि आपने लिटमस पत्र लेना है और उससे आपने इसका टेस्ट करना है। तो आंसर जो लिखा है वह देख लेते हैं। आंसर में भी यही लिखा है कि आसुत जल उदासीन होता है। कैसा है बच्चों, उदासीन होता है। इसकी पुष्टि के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। किसका प्रयोग कर रहे हैं, लिटमस पत्र का। और वो कैसे प्रयोग किया जाता है, आसुत जल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, अर्थात यह नीले अथवा लाल लिटमस पत्र के रंग में कोई बदलाव नहीं लाता, ठीक है। जब कोई बदलाव ही नहीं ला रहा है, ये नहीं शब्द पे पूरी तरह ध्यान देंगे। जहाँ भी कोई उदासीन वस्तु है तो इसका मतलब उदासीन में क्या है, अमल भी नहीं है, वहाँ पर कोई अमल नहीं है वह है, ना ही वह कोई क्षारक है, ठीक है। जब दोनों चीज़ जहाँ नहीं होती तो वह पदार्थ कैसा है, उदासीन है, ठीक है। अमल भी नहीं है, क्षारक भी नहीं है, तो उसको हम कह देते हैं उदासीन, ठीक। अब इसके बाद
देखिए प्रकृति तो वैसे और भी बहुत सारे होते हैं, लवण भी होते हैं, परंतु यहाँ पर जब लिटमस पत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उस लिटमस पत्र से हमें अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति का ही पता चल रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है उदासीनीकरण के प्रक्रम के बारे में है कि अभी तक हम लोग पढ़ते रहे हैं। उदासीनीकरण आ रहा है बार बार कि अम्ल और क्षारक नहीं है तो वहाँ उदासीनीकरण है, तो वो उदासीनीकरण होता क्या है एक्चुअल में, वही देखते हैं अभी। तो उदासीनीकरण में देखें, किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें लवण और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है बच्चों? लवण और साथ में जल। ये आपने याद रखना है जब भी कोई अम्ल और क्षारक मिलते हैं। देखिए उदाहरण में स्पष्टतः लिखा गया है, बिल्कुल कोई अम्ल प्लस में क्षारक, मतलब कोई अम्ल मिलाएंगे हम उसके साथ क्षारक, तो जो नया पदार्थ बनेगा उसको कहा जाएगा लवण, और लवण के साथ साथ वहाँ पे जल बनेगा। और जब ये प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में ऊष्मा जो होती है वह निर्मुक्त होती है। ठीक है, ऊष्मा मतलब वह जो विलयन होगा लवण वाला वह आपका थोड़ा गर्म हो जाएगा ऊष्मा के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग ये तो सिर्फ हमने उदाहरण के रूप में लिया, तो अब वो कोई केमिकल्स का लेकर उसको करा गया है परीक्षण। तो देखिए, तो पहले जो अम्ल है, अम्ल के रूप में केमिकल जो लिया गया, रसायन जो लिया गया HCl, HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपने नाम याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद NaOH जो लिखा है उसका मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ध्यान से लिखना है बच्चों, इसको लिखते हुए बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि H को आपने कैपिटल लिखना है, C को भी कैपिटल लिखना है, परंतु L आपका इसमें स्मॉल रहेगा। ऐसे ही N जो है वह आपका कैपिटल, A स्मॉल, फिर O भी कैपिटल है और H भी कैपिटल रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नया पदार्थ बना है वह है NaCl। NaCl वैसे ही कि N कैपिटल है, A स्मॉल, C कैपिटल है, L स्मॉल। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ये आपका लवण बन गया। इसके साथ में जो और बन रहा है वह जल। जल का फॉर्मूला है H2O, यानी H कैपिटल और नीचे 2 लिखा हुआ है और फिर O लिखना है आपने। ठीक है, तो जब भी अम्ल और क्षारक दोनों आपस में मिल रहे हैं तो नया जो पदार्थ बन रहा है वह लवण बन रहा है और उसके साथ में H2O यानी जल का निर्माण हो रहा है, प्लस में ऊष्मा यहाँ पर निर्मुक्त हो रही है, वो अभी आपने लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको स्पष्ट हो गई होगी बच्चों। यहाँ पर ये आप इसे अच्छे से नोट कर लें, HCl, NaOH, NaCl, H2O और प्लस में ऊष्मा। ठीक है, इन दोनों को रिएक्शन करवाया गया है, इन दोनों को मिक्स किया गया, NaCl और H2O बना है आपका, NaCl, H2O और ऊष्मा जो है वह निर्मुक्त हुई है। ये मैं बार बार आपको इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथन यदि सही हैं तो टी का मतलब ट्रू जो होता है, उसमें केवल इन्होंने टी लिखने को बोला है, ट्रू मतलब सही। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला है F लिखिए अगर गलत है, तो F को हम लोग पूरा वर्ड जो होता है फॉल्स होता है, तो F का केवल मतलब फॉल्स का केवल आपने कैपिटल लिखना है, जिसका मतलब होता है गलत। ठीक है, तो आपने उसी के हिसाब से यहाँ पर आंसर देने हैं। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वह कौन कौन से दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखो बच्चों ध्यान दें, नाइट्रिक अम्ल बोल रहे हैं और लिटमस पत्र कौन सा रंग का लिया है? लाल वाला। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल जो है वह नीले को लाल करते हैं, है ना, लाल में तो कोई असर ही नहीं दिखाते हैं, तो सीधा है ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया, गलत हो गया। तो मैं एक बार फिर से लिख दूं, फॉल्स का यहाँ पर F लिया गया है, F का मतलब है मतलब गलत है जो कथन। ठीक है, F से यहाँ पर फॉल्स है, फॉल्स में F गलत का मीनिंग बताता है। ठीक, तो अम्ल जो हैं वह नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, ना कि लाल को नीले में, तो ये इसका आंसर F लगाना है आपने। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह एक क्षारक है, दूसरा इसमें लिया गया है एक अम्ल, और उसके बाद
अब जब भी हम कोई क्षारक ले रहे हैं साथ में अम्ल ले रहे हैं तो वह अभिक्रिया क्या हो जाती है, उदासीन। अभी अभी हमने उदासीनीकरण पढ़ी है ना, उसमें क्या था, अम्ल प्लस में क्षारक हमने करा था तो क्या बन गया था हमारे पास, लवण बने थे। इन दोनों से क्या बन गया था, लवण बना था और जल बना था साथ में, है ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाई थी ये। तो अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। बिल्कुल ठीक लिखा है, यानी कि ये आपका ट्रू हो गया टी। इसके बाद तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक क्षारक है ना, और क्षारक का हमने क्या पढ़ा हुआ है, क्षारक लाल लिटमस को नीले में बदलता है। तो ये भी आपका गलत हो गया, यानी कि ये आपका एफ हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला देखते हैं। हाँ तो बच्चों जो अगला आपका दिया हुआ है उसमें क्या लिखा है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। बिल्कुल देखो, सूचक के रूप में हमने किस किस का प्रयोग किया है, लिटमस पत्र का प्रयोग किया है। ठीक है, लिटमस पत्र के अलावा हम लोगों ने क्या किया था प्रयोग, हल्दी प्रयोग किया है। ठीक है, या फिर हमने और भी क्या प्रयोग किया होगा, क्या फिनोल्फ्थलीन का प्रयोग किया था। तो ये सब सूचक जो हमें बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, यही बताते हैं ना। तो इसलिए ये है वाला जो आपका पॉइंट है घ बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू है, यानी टी आप इसका आंसर लगाएंगे। इसके बाद अगला देखते हैं दंतक्षय। दंतक्षय मतलब दांतों का खराब होना क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। ऐसा नहीं है बच्चों कि यह क्षार की उपस्थिति के कारण हो। दंतक्षय जो है आपका अत्यधिक आप मीठा खाते हैं उसके कारण भी हो जाता है। आपने खुद देखा होगा, एक आध बच्चों को तो ज़रूर एक्सपीरियंस होगा, या फिर उनके घर में बड़ों से उनको पता चला होगा। ठीक है, तो दंतक्षय जो है, हम अगर अच्छे से अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं, अच्छे से उनका रखरखाव नहीं करते हैं, तब होता है। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर आ गया फॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 7वां, तो 7वें क्वेश्चन में जो लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। दोरजी, ये किसी का नाम है। दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल यानी मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है। तो अभी तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया होगा बच्चों कि किस तरह से हम किसी अम्ल या क्षारक या फिर उदासीन विलयन जो है उनका पता करेंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों ने सोच लिया होगा, और जो सोचा है वह बिल्कुल सही सोचा है कि हम एक लिटमस पत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिटमस पत्र का प्रयोग करेंगे तो लिटमस पत्र अम्ल के लिए कैसा लेंगे, नीला वाला। ठीक है, नीला लिटमस पत्र लेंगे जो अम्ल उसको क्या बदल देगा, लाल में बदल देगा। क्षारक के लिए हम क्या लेंगे, हम लाल वाला लिटमस पत्र लेंगे। लाल वाला लिटमस पत्र कैसा बदल जाएगा, नीले में बदल जाएगा। और अगर हमारा उदासीन विलयन है तो वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, ना ही अम्ल का, मतलब लिटमस पत्र को जब हम उसमें डालेंगे तो वह कोई रंग नहीं बदलेगा। लिटमस पत्र रंग नहीं बदलता। ठीक है, रंग नहीं बदलेगा। यहाँ पर हो गया सही बिल्कुल। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से ये सारणी के रूप में ये देखिए, अम्ल नीले को लाल में बदलता है, क्षारक लाल को नीले में बदलता है, और उदासीन कोई भी रंग नहीं देगा। ठीक है, तो अब हम अपना आंसर देख लेते हैं। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि आंसर में भी यही लिखा होगा। तो पढ़ते हैं। दोरजी शीतल मृदु पेय की प्रकृति जानने के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग करेगा। यदि शीतल पेय की कुछ बूंदें नीले लिटमस को लाल कर देती हैं तो वह पेय पदार्थ कैसा है, अम्लीय है। यदि शीतल पेय की कुछ बूंदें लाल लिटमस को, कौन से को, लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देती हैं तो वह कौन सा पेय पदार्थ होगा बच्चों, वह होगा क्षारकीय। बिल्कुल ठीक। इसके बाद अगला, यदि शीतल पेय की कुछ बूंदें लिटमस पत्र पर कोई भी असर नहीं करती, मतलब कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं करती, तो पेय पदार्थ कैसा होगा, उदासीन होगा। बिल्कुल ठीक। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7 पूरा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा 8वां जो दिया हुआ है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। अब कैसा क्यों होता है वो हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले एक बार थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, अब पहला पॉइंट, जब आप अति अम्लता, मतलब अति अम्लता का मतलब क्या है बच्चों, अम्ल जो जैसे हमारी बॉडी में हमारा कौन सा अंग स्रावित करता है, आमाशय, है ना। तो अगर हमारा आमाशय अत्यधिक अम्ल को स्रावित कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें खट्टी डकारें आती हैं, हमारा पाचन जो है वो ठीक नहीं रहेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, हमें अपाचन की समस्या हो जाएगी, है ना। अपाचन ही होता है। तो अपाचन की जब समस्या हो जाती है तो हम लोग क्या लेते हैं, प्रति अम्ल लेते हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि ये प्रति अम्ल हम क्यों ले रहे हैं, है ना। तो मतलब जब हमें अति अम्लता से जब हम पीड़ित होते हैं तो हमें प्रति अम्ल लेने की गोली की क्या ज़रूरत होती है। तो ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, आपको याद आ गया होगा कि जब भी हम अम्ल का प्रभाव ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, कोई क्षारक लेते हैं। और जब अम्ल और क्षारक आपस में मिल रहे हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ प्रकृति उदासीन हो जाती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, जब उदासीन प्रकृति हो गई हमारे पेट में तो इसका मतलब हमें अपाचन की समस्या से मुक्ति मिल गई, है ना। तो अब यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं इस आंसर में क्या लिखा है। अति अम्लता को उदासीन करने के लिए प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, प्रति अम्ल के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपने पिया भी होगा, पिंक कलर की दवाई होती है, डाइजिन्स के नाम से ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है जिससे अपाचन की समस्या से मुक्ति मिलती है ना। अब आपको ये समझ आ गया है बिल्कुल सही से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है अब वो देखते हैं। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। अब ये बिल्कुल आपको फ़ोटो की मदद से, हमने जब इससे पहले क्वेश्चंस किए थे उस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था कि जब चींटी काटती है तो हम लोग कैलेमाइन लोशन क्यों लगाते हैं। अब देखो बच्चों, कैलेमाइन लोशन जो है, याद होगा आपको, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय प्रकृति होती है ना। और चींटी जो है जब काटती है तो एक अम्ल छोड़ती है, उस अम्ल का नाम क्या था, फॉर्मिक अम्ल, है ना। हम लोगों ने यही पढ़ा था कि चींटी जब काटती है तो फॉर्मिक अम्ल को छोड़ती है ना। वो फॉर्मिक अम्ल जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमें दर्द महसूस होता है। तो ये अम्ल है, इसका प्रभाव हमें ख़त्म करना है तो किससे करेंगे, क्षारक से, है ना। तो क्षारक से इसका जब प्रभाव ख़त्म करना है तो यानी कि कैलेमाइन लोशन जो है वो भी तो एक क्षारक है ना। इसीलिए तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा अम्ल का प्रभाव ख़त्म हो जाए और वहाँ उदासीन हो जाए, है ना। तो अब यहाँ हमारा आंसर हम यही लिखेंगे। अब आप इस आंसर को पढ़ लें। देखिए जो आंसर में लिखा हुआ है, जब चींटी काटती है तो हमारे शरीर में चींटी के डंक से फॉर्मिक अम्ल पहुंच जाता है, इसके कारण हमें दर्द महसूस होता है। कैलामाइन विलयन, कौन सा विलयन बच्चों, कैलामाइन, क्षारकीय प्रकृति का होने के कारण अम्ल का असर, किसका असर, अम्ल का, उदासीन कर देता है। क्या कर देगा, उदासीन कर देता है और हमें दर्द में आराम मिलता है। ठीक, वो अब हमारा ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो ये आपका लिखा हुआ है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। बिल्कुल ज़रूरी है उदासीन करना। देखो आप जलाशय में क्या रहे हैं, जलीय जीव होते हैं, है ना, मछली हैं, मेंढक हैं, ये सब जीव कहाँ पाए जाते हैं, जलाशय में, यानी कि तालाब में। तो अब अगर आपका जलाशय में आप मान लो फैक्ट्री या कारखाने से अम्लीय कुछ आ रहा है तो बेचारे जलीय जीव जो हैं वो तो नुकसान में हो गए, है ना। या फिर अम्ल के अलावा मान लो वहाँ कोई क्षारक पदार्थ आ रहा है, मतलब ऐसा पदार्थ जिसकी प्रकृति क्षारकीय है, दोनों ही जलीय जीवों को नुकसान पहुँचाएंगे। बिल्कुल पहुँचाएंगे ना, बेचारे तो दुखी हो जाएंगे क्योंकि जो जल है वह उसका जो वहाँ पर प्रकृति है वो कैसी है, उदासीन प्रकृति है। जलाशय में जो जल है उसकी प्रकृति तो उदासीन है। तो अगर हमने कारखानों से ऐसा पदार्थ छोड़ा जिसकी प्रकृति अम्लीय है, वह भी इनको नुकसान करेगी।
है ना, पौधों मतलब जीवों को जीव वहाँ पर पौधे भी हो सकते हैं, और दूसरे जो जलीय पशु मतलब जीव हैं, मछली, मेंढक या छोटे मोटे कीड़े जो हैं, जो उसमें हैं पाए जाते हैं, वो सब वहाँ पर मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर ऐसी क्षारकीय प्रकृति है तो भी वह मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए उन सब को मतलब हो सकता है वे मर भी जाएं, तो उन सबको बचाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि अपशिष्ट को, कौन से अपशिष्ट को बच्चों, कारखानों से उत्पन्न होने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे उदासीन करें। ठीक है, तो आंसर भी यही लिखा है। ऐसा करने से अपशिष्ट कौन से हैं बच्चों, जो कारखानों से हमें मिले हैं, कारखानों से मिलने वाले अपशिष्ट में उपस्थित अम्लीय या क्षारकीय, कौन से, अम्लीय या फिर क्षारकीय पदार्थों के हानिकारक प्रभावों से, कौन से प्रभाव हैं बच्चों, हानिकारक प्रभावों से जलीय जीवों को बचाया जाता है। बिल्कुल ठीक, इनको बचाने के लिए ही इसको जो कारखाने का अपशिष्ट है उसे उदासीन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम। तो 9वां क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। तो नाम से ही बच्चों आपको पता चल गया होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसकी प्रकृति आपने सही सोचा, कैसी, अम्लीय है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी प्रकृति अब तक तो आपको पता चल गई होगी, कौन सी, क्षारकीय, बिल्कुल ठीक। तीसरा है शक्कर का विलयन, शक्कर का विलयन जिसकी कोई प्रकृति अम्लीय या क्षारकीय नहीं होती, वह उदासीन होता है। ठीक, तो आप अब आगे देखते हैं, आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा, आप सबको, आधे बच्चों को तो इसका आंसर भी याद आ गया होगा कि हमें इसके आंसर में क्या लिखना है। हल्दी का सूचक हमें यूज़ करना है। तो देखो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग HCl से लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा हमारे पास शक्कर का विलयन, शक्कर जो से हम ग्लूकोज के रूप में यूज़ करते हैं, तो वह है हमारे पास, उसको शक्कर ही लिख लेते हैं, नहीं तो C6H2O H12O6 होता है, पर हम नहीं उसको यूज़ करते, हम यहाँ शक्कर ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो HCl आपको प्रकृति पता है, HCl की प्रकृति अम्लीय है। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें हल्दी के सूचक से उसकी प्रकृति पता करनी है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हल्दी के सूचक से आप इनकी प्रकृति कैसे पता करेंगे। NaOH जिसकी प्रकृति क्षारकीय है, ठीक है, और शक्कर का विलयन तो उदासीन है। अब आपने हल्दी डालनी है। हल्दी जब आप अमल में डालते हैं तो क्या होगा, हल्दी का जैसा पीला रंग का पत्र है वह पीला ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं डलेगा। क्षारकीय होगा तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम इस NaOH को ही लेंगे, NaOH का टेस्ट करेंगे। सबसे पहले NaOH में हल्दी का पत्र डालेंगे, वहाँ लाल रंग आ जाएगा। कैसा रंग आ जाएगा बच्चों, लाल रंग आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इसके लिए थोड़ा सा रंग भी बदल लेते हैं अपने मार्कर का, और 1 मिनट, मार्कर का रंग बदलते हुए थोड़ी, हाँ, ये आपके मार्कर का रंग बदल लिया है। अब देखते हैं हमने क्या लिया, NaOH। ठीक है, NaOH जिसकी प्रकृति क्षारकीय है, इसमें हम हल्दी पत्र को डुबोएंगे। हल्दी की पतली पतली पट्टियाँ बना ली जाएंगी सुखाकर, और उस हल्दी पत्र को NaOH में डुबोएंगे तो ये कैसा रंग देगा, लाल रंग देगा। ठीक है, अब जब ये हल्दी पत्र, जैसे ये इस तरह से ये हल्दी पत्र है पूरा, इसमें हमें लाल रंग आ गया। ठीक है, इसमें हमने क्षारक डाला तो लाल रंग आ गया, क्योंकि पहले वो पीला था। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा अमल डाल देंगे। जहाँ पर आप अमल डालेंगे वहीं पर उस हल्दी पत्र का रंग वापस पीला आ जाएगा। ठीक है, जब वो आपको शो कर रहा है पीला रंग, यानी कि वह अमल है। अमल हमने कौन सा लिया है, HCl, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अमल जब आप इस हल्दी पत्र पर डाल रहे हैं तो आपका कलर वापस कौन सा आ गया, पीला आ गया। और उससे पहले जब हल्दी पत्र पर NaOH को डाला था, NaOH को डालने से कौन सा रंग आ गया था आपका, लाल रंग आ गया था। तो NaOH से कैसा रंग आ गया था, लाल रंग आ गया था। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह परीक्षण करना है
और उसमें जो लिखा हुआ है, अब आंसर देखते हैं, आंसर पढ़ते हैं। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, बिल्कुल ठीक। सूचक के रूप में इसका उपयोग करने के लिए इसकी पतली पतली कागज़ की पट्टियाँ बनाकर रखी जाती हैं। पतली पतली कागज़ की पट्टियाँ मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज़ कर देती हूँ बच्चों कि किस तरह से बनानी है। आपने एक हल्दी का पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा जल मिलाना है, अच्छा गाढ़ा सा घोल तैयार हो जाएगा तो कागज़ की जो पट्टियाँ हैं वो उसमें डुबो देनी हैं और कागज़ की उन पट्टियों को फिर आपने धूप में सुखा लेना है। तो इस तरह से आपके पास हल्दी पत्र जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। हल्दी पत्र को आपने सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे। किस में डालेंगे? ड्रॉपर की मदद से इस हल्दी पत्र के ऊपर थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा करने से हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा? पीले से लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? इसका रंग पीले से लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये परीक्षण हमें क्या बता रहा है? क्षारकीय प्रकृति। मतलब इस परीक्षण से सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारकीय प्रकृति का पता चलता है। इसके बाद हम इसी लाल रंग की जो हल्दी पत्र है, जो वही वाला, हमने दूसरा पत्र नहीं बदलना है जिसमें लाल रंग आ गया है, उस पर अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देंगे। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल रहे हैं तो हल्दी पत्र का रंग लाल से वापस किस में आ जाएगा? पीले रंग में आ जाएगा। तो ये हमें क्या बता रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से क्षारक और अम्ल की प्रकृति हमने जान ली। बच गया हमारे पास शक्कर का विलयन। तो शक्कर का विलयन जो होता है उसमें हल्दी पत्र में कोई असर नहीं आएगा। तो शक्कर के विलयन के लिए आप लिखेंगे कि उसकी प्रकृति कैसी है? उदासीन। शक्कर के विलयन की प्रकृति कैसी है बच्चों? उदासीन, क्योंकि हल्दी का पत्र उसमें डालने पर कोई भी रंग बदलेगा नहीं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया। ठीक है, कौन सा लिटमस पत्र है? अब ये ध्यान देना है, नीला। यह नीला ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। जो नीला लिटमस पत्र पे कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा है, यानी कि वह कैसी प्रकृति का है? क्षारकीय। बिल्कुल ठीक आपने सोचा, क्षारकीय प्रकृति। या फिर दूसरा हम कह सकते हैं क्षारकीय के अलावा वह उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है ना। तो उदासीन और क्षारकीय में ही तो नीला लिटमस कोई असर नहीं देता। नहीं तो अगर मान लो यहाँ अमल होता तो अमल तो नीले को किस में बदल देता? लाल में, है ना। याद आ गया। तो इस तरह से हमारा जो विलयन है वह अमल किस में बदल देता? लाल में बदल देता। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं, नीले का नीला ही रहा है। तो इसका मतलब वह प्रकृति वहाँ पर क्षारकीय या उदासीन में से कोई भी हो सकती है। तो आंसर जो लिखा है, ऐसा विलयन क्षारकीय या उदासीन हो सकता है क्योंकि क्षारक और उदासीन विलयनों का नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। क्वेश्चन इतना लंबा है, वैसे इसका आंसर बिल्कुल 2 शब्द का है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हैं, इनको हमने ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर सोचना है। तो पहला, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। पहला, हमने सिर्फ सोच के अपने माइंड में रखना है कि ये दोनों सूचक, मतलब कि अगर सूचक का प्रयोग करें अम्ल और क्षारक में, तो कोई भी हम सूचक प्रयोग करते हैं तो उनका रंग परिवर्तित करते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों कि जब अभी हमने जो अम्लीय विलयन में हल्दी का सूचक जब यूज़ किया था तो कोई रंग बदला था ना। हल्दी अमल को कोई रंग नहीं देती, वो वैसा का वैसा पीला ही रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस में कुछ गलत है ना। तो अगला देखते हैं। यदि कोई सूचक अमल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। ऐसा भी नहीं है। देखो, हम लोगों ने लिटमस पत्र वाला प्रयोग किया था, उसमें बदल रहे थे रंग, नीला लाल में बदल रहा था, लाल नीले में बदल रहा था, है ना। तो कुछ तो बदल रहा था, तो वहाँ ये बात में भी थोड़ा सा कुछ गलत है। ठीक, तो अगला देखते हैं। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अमल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। ऐसा भी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि वह अमल के साथ ना करे, है ना, क्योंकि हम लोग फिनोल्फ्थलीन का भी सूचक देख चुके हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो
फिर अब अगला देखते हैं, अगला जो लाइन लिखी हुई है वो क्या लिखी है, अमल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल ठीक लिखा है कि अमल और क्षारक में क्या बदलाव आएगा, रंग में परिवर्तन होगा या नहीं, ये हमारा जो सूचक होता है उसके प्रकार पर निर्भर करता है कि हमने कौन सा सूचक लिया हुआ है ना। तो अब हम इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे जो लिखा हुआ है, ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही हैं ये बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, सभी चारों, ऐसा तो था नहीं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। दूसरा, क और घ, क तो बिल्कुल ठीक नहीं था, हम लोगों ने पढ़ा था कि थोड़ा घ जो है वह सही लिखा था, बाकी तीनों में कुछ ना कुछ गलत लग रहा था, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर है ख और ग, बिल्कुल नहीं। तो चौथे में लिखा है, देखो बच्चों, सिर्फ घ, हमारा यही सही आया था, है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सिर्फ घ। तो आंसर में लिखा है सिर्फ घ वक्तव्य सही है, तो ये बिल्कुल आपका सही है कि जो घ है, मतलब अमल हम कोई प्रयोग कर रहे हैं या क्षारक जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसका रंग बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है कि हमने कौन सा सूचक लिया है। बिल्कुल ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से ये आपके पूरे क्वेश्चन जो हैं हो गए। तो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद बच्चों।